व्लादिमीर पुतिन ने रूस का विस्तार करने के लिए यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन यूक्रेन में छोटी जगहों के लिए भारी नुकसान झेल रही रूस की सेना पश्चिम में अपने पूर्वी क्षेत्र का 40% खो रही है। 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो लगभग पूरे ब्राजील के आकार के बराबर है। यही समस्या का आकार है। मैं साधारण आक्रमण नहीं बल्कि और चालाक चीज की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जो शी जिनपिंग और किम जोंग उन कर रहे हैं, जबकि दुनिया का ध्यान यूक्रेन पर है और पुतिन वह इसे रोकने में असमर्थ हैं। बिना गोली चलाए आधा साम्राज्य कैसे खोया जा सकता है, यही मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। अक्टूबर 2025 में यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा ने एक चिंताजनक रिपोर्ट प्रकाशित की। दस्तावेज के अनुसार पुतिन यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए इतने बेताब हैं कि वे अपने सहयोगियों को ऐसे खत्म कर रहे हैं जैसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। रूसी क्षेत्र के साथ रूस का सुदूर पूर्व, जो लगभग एक महाद्वीप के आकार का है, चीन और उत्तर कोरिया के हाथों में जाता जा रहा है। सबसे हैरानी की बात, पुतिन ने खुद इसकी मंजूरी दी है। लेकिन यह समझने से पहले कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, आपको एक बात जाननी चाहिए। चीन कभी नहीं भूला कि रूस ने क्या किया था। सन 1858 में रूसी साम्राज्य मजबूत था, चीन कमजोर था और रूस ने इसका फायदा उठाया। रूस ने चीन को उन संधियों पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया जिन्हें वे अब भी असमान संधियां कहते हैं। इन संधियों के साथ रूस ने अमूर नदी के उत्तर में विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और आज का पूरा प्रिमोर्स्की क्षेत्र ले लिया। इसी तरह रूस ने व्लादिवोस्तोक हासिल किया, जो रूस के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। चीन के लिए इसे कभी नहीं भुलाया गया। यह उस चीज का हिस्सा है जिसे वे अपमान का शताब्दी कहते हैं। और 1969 में यह कहानी लगभग परमाणु युद्ध में बदल गई थी। चीनी और सोवियत सैनिकों ने उस्सूरी नदी के एक विवादित द्वीप पर आमने सामने मुकाबला किया। यह खूनी था, यह खतरनाक था और इसने दोनों देशों के बीच एक स्थायी निशान छोड़ दिया। आज आधिकारिक रूप से चीन और रूस रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन 2023 में चीन ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कुछ बता गया। उसने एक आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया जिसमें उसने सुदूर पूर्वी रूस के शहरों पर चीनी ऐतिहासिक नाम लिख दिए। व्लादिवोस्तोक नक्शे में हैसेनवाई बन गया और खाबारोव्स्क को उसका चीनी नाम वापस मिल गया। यह इशारा सूक्ष्म पर सीधा था। यह ऐसा है जैसे वे कह रहे हों, हम याद रख रहे हैं और शायद एक दिन हम इसे वापस चाहेंगे। अब चलिए वर्तमान में आते हैं। चीन रूसी सुदूर पूर्व में ऐसे प्रवेश कर रहा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। 2025 के अंत तक इस क्षेत्र में चीनी निवेश 1 ट्रिलियन रूबल तक पहुंचने की उम्मीद है। यह लगभग 12.6 अरब डॉलर है। पुतिन को लगता है कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन चीन, देखिए, वह ऐसे ही दया में निवेश नहीं करता। और यहीं हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। आमतौर पर चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल का इस्तेमाल प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। इस योजना का तरीका सीधा है। चीनी गरीब देशों को बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पैसा उधार देते हैं। ये देश कर्ज में डूब जाते हैं और चीन को नियंत्रण मिल जाता है। चीन ने दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों से 22 अरब डॉलर के भुगतान की गारंटी पहले ही हासिल कर ली है। लेकिन सुदूर पूर्वी रूस में चीन इस पैटर्न का पालन नहीं कर रहा है। वह न तो बंदरगाह बना रहा है, न ही सड़कें बना रहा है। वह इससे भी ज्यादा समझदारी वाला काम कर रहा है। वह व्यापारिक निर्भरता बना रहा है। खाबारोव्स्क में, जो रूस का एक सीमावर्ती क्षेत्र है, चीन के साथ व्यापार की मात्रा 2024 में 5.5 मिलियन टन तक बढ़ गई है। 2025 की पहली छमाही में व्यापार में और 36% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। रूसी सीनेटर विक्टर कालाशनिकोव ने खाबारोव्स्क में इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। यह क्षेत्र व्यापार के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। और जब आप आर्थिक रूप से जीवित रहने के लिए किसी पर निर्भर होते हैं तो उस व्यक्ति के पास आपके ऊपर शक्ति होती है, पूरी शक्ति। चीन एक लीवर बना रहा है और जब सही समय आएगा तो वह उस लीवर का इस्तेमाल अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें हासिल करने के लिए करेगा। पर निवेश ही सब कुछ नहीं। चीन रूसी प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन कर रहा है। लकड़ी, खनिज, ऊर्जा।
जो कुछ भी सुदूर पूर्व में है, चीन उसे ले जा रहा है। हर संसाधन जो बाहर जाता है वह पैसा है जो पुतिन खोते हैं, जबकि रूस को अपनी जंग के लिए पैसे की जरूरत है। फिर भी इससे भी गहरी बात हो रही है। चीन जनसांख्यिकीय रूप से सुदूर पूर्व का चेहरा बदल रहा है। 2 मिलियन तक चीनी नागरिक पहले ही इस क्षेत्र में यूराल पर्वत और व्लादिवोस्तोक के बीच रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और उनमें से अधिकांश वहां पुतिन की पूरी मंजूरी के साथ हैं। वे बिना वीजा के काम करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में संचालन करते हैं। ये क्षेत्र बहुत दिलचस्प हैं। ये रूस के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां के नियम पूरी तरह से रूसी नहीं हैं। व्यापार के कानून अलग हैं, व्यापार करने का तरीका भी अलग है। असल में ये रूस के वो हिस्से हैं जहां चीन का दबदबा है। जरा सोचिए, रूसी इलाका लेकिन वहां चीनी नियम चलते हैं। यह एक तरह का शांत कब्जा है। न टैंक, न सैनिक, सिर्फ लोग, सिर्फ व्यापार, सिर्फ नियंत्रण। क्या जानते हैं सबसे अजीब बात? पुतिन तकनीकी रूप से यह सब बहुत जल्दी पलट सकते हैं। उनके पास इन विशेष क्षेत्रों को रद्द करने और चीनी मजदूरों को बाहर निकालने की शक्ति है, लेकिन सभी संकेत हैं कि वे ऐसा जल्द नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें चीन का समर्थन खोना पड़ेगा। चीन के बिना यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। बात बस इतनी है, पुतिन एक जेल में है और इस कहानी में चीन अकेला नहीं है, इसमें एक और खिलाड़ी भी है। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर कोरिया ने लगभग 1 लाख उत्तर कोरियाई मजदूरों को रूसी सुदूर पूर्व में भेजा है। ये मजदूर निर्माण कर रहे हैं, संसाधन निकाल रहे हैं और उस खाली जगह को भर रहे हैं जो रूस ने बनाई है। यहाँ हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जो विडंबनापूर्ण है, क्योंकि 2017 में रूस ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के पक्ष में वोट दिया था। इन प्रतिबंधों में एक ने खासकर विदेशों में उत्तर कोरियाई श्रमिकों के उपयोग पर रोक लगाई थी। रूस ने इससे सहमति जताई थी, लेकिन अब उसे इतनी ज्यादा मजदूरी की जरूरत है कि वह उन्हीं नियमों की अनदेखी कर रहा है जिनका उसने समर्थन किया था। वह खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है और किम जोंग उन इससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। हर एक मजदूर शासन के लिए पैसा पैदा करता है। अनुमान है कि उत्तर कोरिया सिर्फ इस काम से हर साल $600 मिलियन कमा रहा है। यह पैसा सीधे किम के परमाणु कार्यक्रम में जाता है, सीधे उसके मिसाइलों में। यानी पुतिन किम के हथियारों को फंड कर रहे हैं और किम पुतिन को जरूरी हथियार दे रहे हैं। और भी है, ये उत्तर कोरियाई मजदूर वही संसाधन विकसित कर रहे हैं जो चीन चाहता है। ये एकदम सही तालमेल है। उत्तर कोरियाई लोग खनन करते हैं, चीन खरीदता है, रूस का नियंत्रण कम होता है, सबको फायदा होता है, बस पुतिन को छोड़कर। लेकिन आखिरकार पुतिन ने इसे इस मुकाम तक क्यों पहुंचने दिया? इसका जवाब रूस के हालिया इतिहास में छुपा है। 2013 में पुतिन ने, जिसे उन्होंने पूर्व की ओर झुकाव कहा, उसकी घोषणा की थी। इसका भी विचार सीधा था, रूस की यूरोपीय बाजारों पर निर्भरता कम करना, एशिया के करीब आना और प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना। शुरुआत में यह समझदारी भरा लगा, लेकिन 2014 में सब कुछ बदल गया। पुतिन ने क्रीमिया मिलाया, पश्चिम ने प्रतिबंध लगाए और पूर्व की ओर झुकाव अब रणनीतिक विकल्प नहीं रहा। यह एक बेहद जरूरी आवश्यकता बन गई। रूस को नए साझेदारों की जरूरत थी और वह भी जल्दी। फिर फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण शुरू कर दिया। पश्चिमी प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई। ये आधुनिक इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध थे। रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से काट दिया गया, उसकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं, उसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पुतिन के पास कोई विकल्प नहीं बचा। सिर्फ चीन ही बचा था और चीन को इसका पता था। देखिए रूसी तेल के साथ क्या हुआ। युद्ध से पहले रूस यूरोप को सामान्य दामों पर तेल बेचता था। अब वह चीन और भारत को बहुत बड़ी छूट के साथ बेच रहा है। सिर्फ सस्ता रूसी तेल खरीदकर
चीन ने 2022 और 2023 में 10 अरब डॉलर बचाए। पुतिन इसे एक जरूरी बलिदान के रूप में देखते हैं। चीन इसे एक सुनहरा मौका मानता है। कार्नेगी एंडोमेंट अध्ययन केंद्र ने इसे एक नाम दिया है, वस्सलाजेम। पुतिन ने रूस को चीन का अधीनस्थ बना दिया है। यह एक मजबूत शब्द है, मैं जानता हूँ, लेकिन कहना जरूरी है क्योंकि पुतिन के पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। उसने पश्चिम के साथ सारी पुलें जला दी हैं और अब अगर वह चीन से दूर भी होना चाहे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कार्नेगी इस बारे में स्पष्ट है, कोई बचने का रास्ता नहीं है और इन सब के पीछे एक और भी बड़ा समस्या है। रूस की जनसांख्यिकी बर्बाद हो रही है। रूस की प्रजनन दर प्रति महिला 1.4 जन्म है। जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए 2.1 की जरूरत होती है। सच्चाई यह है कि रूस की जनसंख्या घट रही है। आज रूस की आबादी 14.5 करोड़ है। सदी के मध्य तक यह 13.6 करोड़ रह जाएगी और युद्ध इस सबको और तेज कर रहा है। सैकड़ों हजार रूसी युवा यूक्रेन में मारे गए। उनमें से ज्यादातर गरीब और दूर दराज इलाकों से थे। जैसा कि यहाँ हम आपको सुदूर पूर्व का उदाहरण दिखा रहे हैं। ये इलाके पहले ही अपनी आबादी खो रहे थे, अब तो और भी बुरा हाल है। और इस खालीपन को कौन भर रहा है? चीनी, उत्तर कोरियाई, मध्य एशिया के मजदूर। दूसरे शब्दों में सुदूर पूर्व अब रूसी नहीं रहा। पुतिन के पास अपनी ही जमीन को आबाद करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं, लेकिन शी जिनपिंग के पास हैं और किम जोंग उनके पास भी। इसी वजह से पुतिन मना नहीं कर सकते। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, यह जनसांख्यिकीय अस्तित्व की बात है। अगर पुतिन इन विदेशी मजदूरों को ठुकरा देते हैं तो सुदूर पूर्व एक खाली रेगिस्तान बन जाएगा। अगर स्वीकार करते हैं तो नियंत्रण खो देते हैं। यहाँ कोई जीत नहीं है, बस हार के अलग अलग प्रकार हैं। अब चलिए हिसाब लगाते हैं। रूस इस समय यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। वहां पहुंचने में 3.5 साल की कड़ी जंग लगी। पूरे 2025 के साल में रूसी क्षेत्रीय बढ़त सिर्फ यूक्रेन के 1% इलाके तक सीमित रही। सिर्फ 1%। पूरे 1 साल में यूक्रेन का 80% हिस्सा अभी भी जीतना बाकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो पुतिन को दशकों लगेंगे। दशकों तक युद्ध, दशकों तक चीन और उत्तर कोरिया पर निर्भरता, दशकों तक रूसी इलाका देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। और चीन इस युद्ध को जारी रखने के लिए साधन उपलब्ध करा रहा है। यूनाइटेड 24 मीडिया की 15 अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन पुतिन को उसके ड्रोन युद्ध के लिए जरूरी 80% अहम पुर्जे उपलब्ध करा रहा है। इन पुर्जों के बिना रूसी हवाई रणनीति ढह जाएगी। मई 2025 से रूस हर महीने कम से कम 4000 ड्रोन यूक्रेनी शहरों पर छोड़ रहा है। हर ड्रोन चीनी पुर्जों पर निर्भर करता है। पुतिन को इन ड्रोनों की जरूरत है। उसे उन चीनी इंजीनियरों की जरूरत है जो प्रतिबंधित रूसी निर्माताओं की मदद कर रहे हैं। उसे चीनी पैसों की जरूरत है। उसे उत्तर कोरियाई मजदूरों की जरूरत है। और जितनी ज्यादा जरूरत होती है उतना ही ज्यादा नियंत्रण वह सौंप देता है। अब आगे क्या उम्मीद करें? यह सब कहाँ रुकेगा? देखिए, यहाँ 3 संभावित परिदृश्य हैं। पहला और सबसे संभावित वही है जो अभी हो रहा है, बस और तेजी से। चीन अपना आर्थिक नियंत्रण और गहरा करती रहेगी। उत्तर कोरिया अपने मजदूर भेजती रहेगी। पूर्वी सुदूर क्षेत्र वास्तव में चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार बन जाएगा। रूस कागज पर संप्रभुता बनाए रखेगा, लेकिन असलियत में उसे खो देगा। दूसरा परिदृश्य है चीन और उत्तर कोरिया के बीच संघर्ष। अगर दोनों पूर्वी सुदूर क्षेत्र में संसाधनों या प्रभाव क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं तो पुतिन बीच में फंस जाएंगे और उनके पास मध्यस्थता करने की ताकत नहीं होगी। उन्हें 2 ऐसे साझेदारों में से चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिन पर वे समान रूप से निर्भर हैं। चाहे वे कोई भी विकल्प चुने, वह रूस को और भी कमजोर कर देगा। तीसरा परिदृश्य सबसे कम संभावित है। पुतिन के बाद कोई भविष्य का रूसी नेता इन सबको पलटने की कोशिश करेगा। वह फिर से सुदूर पूर्व पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि अब बहुत देर हो चुकी है।
बुनियादी ढांचा पहले ही चीनी हो चुका है, आबादी पहले ही मिश्रित हो चुकी है और अर्थव्यवस्था पहले ही निर्भर हो चुकी है। इसे पलटने के लिए संसाधनों की भारी मात्रा में जुटान की जरूरत होगी, जो युद्ध के बाद की रूस के पास बिल्कुल नहीं होगी। चाहे कोई भी स्थिति हो, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। पुतिन ने यह युद्ध रूस का विस्तार करने के लिए शुरू किया था, साम्राज्यिक महानता को बहाल करने के लिए और रूस को फिर से एक महाशक्ति के रूप में मानचित्र पर लाने के लिए। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। उसने हाल के इतिहास में क्षेत्र और नियंत्रण का सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव किया। न टैंकों से, न आक्रमण से, बल्कि कर्ज से, जरूरत से और मायूसी से। और जब पुतिन यूक्रेन का 20% रूस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद अपनी ही रूस का 40% चीन और उत्तर कोरिया को खो रहे हैं। वे पश्चिम में कुछ सेंटीमीटर के बदले पूर्व में लाखों वर्ग किलोमीटर गंवा रहे हैं। 21वीं सदी में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की यही क्रूर गणित है। पुतिन शायद अपने कामों के पूरे नतीजे न देखें, पर इतिहास याद रखेगा, न कि उस आदमी के रूप में जिसने रूस का विस्तार किया, बल्कि जिसने उस पर नियंत्रण खो दिया। और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अगले 20 सालों में चीन पूरी तरह से रूसी सुदूर पूर्व पर नियंत्रण कर लेगा? अपनी राय यहाँ टिप्पणियों में बताएं। और अगर इस वीडियो ने आपको यूक्रेन युद्ध को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानना चाहिए। और अधिक भू राजनीति और दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।